महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती यूपी टेट सुपर टेट में के विशेष संस्कृत पर बात कर रहे हैं। हालांकि ये सभी संस्कृत परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखेगा और पूछा भी जाता है यहाँ से निश्चित रूप से। व्याकरण तो सभी में अनिवार्य रूप से हैं। तो उच्चारण स्थान, तो हम उच्चारण स्थान आज संस्कृत व्याकरण के वर्णों में उच्चारण स्थान पर बात करेंगे कि कौन से अक्षर किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यह चैनल संस्कृत प्रतियोगी मित्रों के लिए और जो शिक्षक संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रदान करता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूअर्स हैं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उच्चारण स्थान क्या है, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण। देखिए इस स्लाइड में आपको उच्चारण स्थान की एक तालिका दिख रही है। इसमें ये बताया गया है किस अक्षर का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो देखिए पहला है, नंबर 1 पहला है सूत्र अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। बोलिए पहले, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो ये इसके पहले उच्चारण स्थान देख लीजिए। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाए वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अर्थात मुख की विभिन्न अवयव हैं, जैसे मुर्दा है, दंत है, जीवा है, ओंठ है, ठीक है, और तालु है इत्यादि जो विभिन्न अवयव विभिन्न भाग हैं मुख के, उनके जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण किया जाएगा वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। यही बात ये पहले बोल दें। तो इतनी बात आपको समझ गई होगी कि आप जिस अक्षर को जिस स्थान से बोलेंगे वही उस अक्षर का उच्चारण स्थान होगा। बात समझ में? इतनी सी बात, छोटी सी बात। फिर समझ ले, यदि आप किसी अक्षर को दंत की सहायता से बोल रहे हैं तो दंत वर्ण होगा। यदि मूर्धा की सहायता से बोल रहे हैं तो मूर्धा वर्ण होगा। यदि तालु की सहायता से बोल रहे हैं तो तालु वर्ण होगा। जनरल सी बात है। तो अब कौन अक्षर किस उच्चारण स्थान से बोले जाएंगे, इसके लिए उन्होंने पाणिनि ने कुछ सूत्र गिनाए हैं। तो सूत्र को क्रम से बात करेंगे। तो पहला सूत्र ये यहाँ पे ये आता है। पहला सूत्र बोले अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। सीधे आप भी उच्चारण करें, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। किसी चीज़ को 3 बार बोलें तो पक्का हो जाता। 3 बार जरूर बोलें। एक बार फिर से, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अब बोलिए आ, ये आ हरस्व बोले, आ लिए, लेकिन हरस्व दीर्घ दोनों में आ जाएगा। यहाँ देखिए पहले ये जो है हरस्व लिए, केवल आ लिए, ये देखिए, फिर कु का वर्ग लिए, ये देखिए आ लिए पहले, फिर कु लिए, फिर विसर्ग लिए, और फिर बोले कि आ कु मतलब का वर्ग। इसके पहले मुदित पढ़ते आए हैं जो कु चुटु तुपु उदिता, इसके पहले की वीडियो हम लोग पढ़ के आए हैं। यदि आप संशय हो तो पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। तो कु से मतलब का वर्ग पूरा आ जाता है। उसमें 5 अक्षर आ जाएंगे, का खा गा गा अंगा। तो अकु में आ अर्थात आ, कु में का वर्ग पूरा, और विसर्ग मतलब विसर्ग, जिसको हम 002 शब्दों के अंत में लिखते हैं। जैसे रामा है, ये जो रामा में जो विसर्ग जो 2 जीरो लिखा है वही विसर्ग है, जो बुंदी है वही विसर्ग है। तो बोले इन चीज़ों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो सीधी सी बात है। तो यदि आपसे पूछेगा कि आ का उच्चारण स्थान तो आप कंठ बोलाएंगे, या का वर्ग के किसी अक्षर का उच्चारण स्थान पूछेगा तो आप कंठ बोलेंगे, और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी बोलेगा यदि पूछेगा आपसे तो आप कंठ बोलेंगे। इसी चीज़ को ये आगे बोले, इसी चीज़ को ये क्लियर कर रहे हैं कि जो है, ये देखिए आप देखिए इन्होंने कहा कि आ, ये देखिए आ दीर्घा 18 प्रकार के, और कु का उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ देखिए 18 प्रकार इसलिए लिखा गया है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि करके आगे 18 प्रकार होते हैं। कई स्वर के 18 प्रकार, कुछ के 12 प्रकार। तो इतना जितने प्रकार के आ होंगे सबका उच्चारण स्थान एक ही होगा, वो होगा कंठ। फिर नीचे बोले कि का वर्ग का खा गा गा अंगा और विसर्ग। ये देखिए ये का खा गा गा अंगा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है।
इसलिए कंठवर्ण भी कहलाते हैं। तो आपसे पूछेगा कंठवर्ण कौन कौन से, ऐसा करके पूछ देगा, इनमें से 3 दे देगा, चौथा नहीं देगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ में आई हो गई कि इतना समझे लास्ट में कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा ये कहता है कि आ अक्षर, उसमें चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, ठीक है, और कावर्ग का खा गा अंगा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ कहाँ होता है? आप गले से बोला जाता है ये अक्षर, जैसे का, ख, ग, घ, अंग। आप देखिए, बोलिए इसको, तो गले में कंपन होता है, इसलिए कंठवर्ण है। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं, इसलिए इसे कंठवर्ण भी कहते हैं। आइए अगला सूत्र है इष्टुयसा नाम तालु। क्या है? इष्टुयसा नाम तालु। इसको पढ़ेंगे, इष्टुयसा नाम तालु, इष्टुयसा नाम तालु, इष्टुयसा नाम तालु। बोले, अब देखिए इसको तोड़ेंगे। इसमें इतना कह रहा है कि ई, चू और या तथा शा, इतने चीज़ों का उच्चारण स्थान तालु है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इनका उच्चारण स्थान तालु है। अब आप समझ लें कि ई में, ई भी 18 प्रकार के होते हैं, चाहे ह्रस्व बोले, चाहे दीर्घ बोले, चाहे प्लुत बोले, अनुदात अनुदात स्वरित, कुछ भी बोले। ये जितने भी अनुदात अनुदात स्वरित हो, अथवा ह्रस्व ई हो, दीर्घ ई हो, इत्यादि सभी के, प्लुत ई हो, सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु हो। और चू अर्थात चा वर्ग, चा, छ, ज, झ, इया, ये सारे 5 अक्षर उच्चारण स्थान तालु। फिर बोले या जो अंतस्थामा में आप अंतस्थ वर्णों में जो या पढ़ते हैं, या का उच्चारण स्थान भी तालु है। और ता, सा, जो 14वां सूत्र, 13वां सूत्र सर, उसमें जो ये सा है, इसको हम तालब्य सा बोलते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसको कुछ लोग सीटी वाला सा बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है तालु वर्ण, तालब्य वर्ण। क्यों तालब्य सा है? क्योंकि इसे तालु से बोला जाता है, तालु से इसको उच्चारण करने में तालु की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये तालब्य वर्ण है। इतनी बात आपको समझ गई होगी। तो आपसे पूछेगा कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तालु बोलेंगे। और या का पूछेगा तब भी तालु बताएंगे, शा का पूछेगा तब भी तालु बताएंगे, और ई का बताएगा पूछेगा तब भी तालु बताएंगे। अर्थात ई, चा वर्ग और या तथा शा का उच्चारण स्थान तालु होता है। आइए आगे चलते हैं। आइए तीसरा सूत्र हम देखते हैं। तीसरा सूत्र क्या कहता है? तीसरा बोला ऋतुर्षाणां मूर्धा, ऋतुर्षाणां मूर्धा, ऋतुर्षाणां मूर्धा, ऋतुर्षाणां मूर्धा, ऋतुर्षाणां मूर्धा। अब इसमें कहता है री, बोला री, ये री वाला री, और बोले टू, टा वर्ग, और रा तथा मूर्धा सा, ये इसको सस्कोर वाला सा बोलते हैं, लेकिन गलत है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा क्या होता है? जहाँ से जीवा जुड़ी होती है, जीव के ऊपर वाला भाग को मूर्धा बोलते हैं। तो री, टा, रा और सा का मूर्धा स्थान, ये मूर्धा से बोले जाने वाले अक्षर हैं। री, आप री बोलें तो आप देखिए मूर्धा जीवा के ऊपर इसका थोड़ा कंपन होता है, इसलिए। टा बोले तो टा वर्ग बोलिए, देखिए टा, ठा, ढा, ढा, आड़ा। तो यदि जीवा थोड़ा अर्का वर्कुल टाइप की मुड़ेगी और वो मूर्धा को छुएगी, इसलिए जो ये मूर्धा वर्ण होते हैं। चाहे रा पूछे, चाहे मूर्धा सा पूछे, अथवा री पूछे, तो आपको बताना है क्या? मूर्धा सा। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ भी देखिए री 18 प्रकार के हैं। आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि री 18 प्रकार, अर्थात इसके भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, उदात्त अनुदात स्वरित इत्यादि से 18 प्रकार के होते हैं। कोई किसी भी री का पूछेगा तो आपको उच्चारण स्थान क्या बताना है? मूर्धा बताना है। और टावर का पूछेगा तब भी मूर्धा बताएंगे, और रा का पूछेगा और शा का पूछेगा तो आप उच्चारण स्थान क्या बताएंगे? मूर्धा। तो एक बार पढ़ के आगे चलते हैं। ऋतुर्षाणां मूर्धा, ऋतुर्षाणां मूर्धा। आइए चलते हैं आगे, अन्य उच्चारण को, स्थानों को देखते हैं। अब देखिए अगला उच्चारण स्थान है आपका चौथा है लितुलसानां दंताः। बोले लितुलसानां दंताः, लितुलसानां दंताः। बोले ली, और बोले तू, फिल्ला और सा, ये इसका उच्चारण स्थान दंत सकार है।
फिर समझ ले, ली जो स्वर है और ता वर्ग और ला तथा सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो आपसे पूछेगा कि ली का उच्चारण स्थान, ली जो स्वर वाला ली है उसका उच्चारण स्थान दंत बोलेंगे। ता वर्ग ता था दा धा ना, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। ला का उच्चारण स्थान भी दंत और ये दंत सकार है, इसको लोग सरौता वाला सा बोलते हैं ज़्यादातर, ये जो गलत है इसको दंत सकार बोला जाता है, इसका नाम है दंत सकार। तो आपसे पूछेगा धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बताएंगे दंत, ठीक है। पूछेगा ला का उच्चारण स्थान है तो दंत बोलेंगे। सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो एक बार पढ़ के आगे चलते हैं। लितुल सानाम दंता, लितुल सानाम दंता। यदि आप इसमें देखें तो ये देखिए यहाँ भी ली के 12 प्रकार हैं। ली के कितने हैं? 12। अभी तक जितने स्वर आए, री आया, आ आया, ई आया इत्यादि के 18 प्रकार बता रहे थे, लेकिन ली के 12 प्रकार। क्यों ली के 12 प्रकार होते हैं? इस ली के, यहाँ देखिए, इस ली के केवल 12 प्रकार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ली का दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता? दीर्घ का अभाव होता है। जब दीर्घ का अभाव होगा इस कारण से इसके 8 भेद कम हो जाते हैं, 6 भेद कम हो जाते हैं, क्योंकि ली का दीर्घ नहीं होता, इसलिए ली के 12 प्रकार ही होते हैं। इतना बात आप ध्यान से रखें कि ली के कितने प्रकार होते हैं? 12। इसका दीर्घ नहीं होता है, इतना बात आप जानें। अब आगे आप देख ही रहे होंगे, जब ली का दीर्घ नहीं होता तो बाकी आप देखें उसके 12 प्रकार बने, तो 12 प्रकार के ली और ता वर्ग अर्थात ता था दा धा ना, ये दंत अक्षर से बोले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने सा भी दिखाया, सा दंत अक्षर है, तो इनसे उच्चारण स्थान पूछेगा क्या है तो आपको बताना है। क्या बताएंगे? दंत अक्षर, दंतवर। क्या बताएंगे? दंतवर। आइए अगला सूत्र हम चलते हैं अगले सूत्र पे। अगला सूत्र है उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपादमानीयानाम ओष्ठौ। बोलिए उपपादमानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ। ये बोलिए उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ। अब इसमें आप देखेंगे तो बोला उ और पू और उपपद्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 3 चीज़ों को बोला उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, पू का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, उपपद्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपपद्मानीय आप जानते हैं, जब पा फा के ऊपर पा और फा के आगे जब आधे विसर्ग जैसा आकृति आ जाए तो ये उपपद्मानीय होता है। क्या होता है? उपपद्मानीय। तो इसी उपपद्मानीय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, पू का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और उपपद्मानीय जो अर्ध विसर्ग जैसा, अर्ध विसर्ग सदस्यों पफाभ्याम उपपद्मानीय, ऐसा आप इसके पहले पढ़ के आए हैं। तो पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग जैसी आकृति दिखाई देती है वो उपपद्मानीय कहलाता है, उसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और पू पावर जानते हैं, पा फा भा मा, और उ मतलब उ जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। यहाँ भी उ 18 प्रकार के हैं, क्योंकि इसके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार के होते हैं। अब देख सकते हैं, ये देखिए कि बोले उ 18 प्रकार। क्यों 18 प्रकार? हमें बताया, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत पूरे होते हैं। अपू अर्थात पा वर्ग, पा फा बाबाना, और पद्मानीय पा फा के आगे अर्धविसर्ग जैसा है वही पद्मानीय है। ये ओष्ठ वर्ण है, क्योंकि इनकी संज्ञा ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे ओष्ठ। क्या बताएंगे? ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। बोले यम गणना नाम नासिका था। इसे थोड़ा हम लोग थोड़ा वो कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा छोटे में है। ये देखिए, ये अब देखिए, ये है यम गणना नाम नासिका चा, यम गणना नाम नासिका चा। अब देखिए बोला, अब इसको ऐसे बोला कि या म अंगा और तथा न,
का उच्चारण स्थान नासिका और, इनका उच्चारण नासिका और का मतलब है जो उच्चारण स्थान। यहाँ रुक जाइए एक बार थोड़ा, ये देखिए, बोले इयमंगड़ाना का उच्चारण स्थान नासिका भी मतलब और, नासिका और नासिका भी होती है, इतना बोला। पहले इसको वाचन कर लीजिए तब समझाते हैं इसको। इयमंगड़ानाम नासिका चा, इयमंगड़ानाम नासिका चा, इयमंगड़ानाम नासिका चा। ये कहते हैं कि इया माँ अंगाड़ाना का उच्चारण स्थान नासिका भी होती है। कहने का प्राय है चा इसलिए लगाया कि इसके पहले बताया कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जो अकु का जो का वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आप देखिए का में अंगा भी तो आ रहा है का वर्ग में, तो एक प्रकार तो आप का वर्ग कह रहे हो, कंठ कह रहे हो कि का वर्ग अर्थात जो पांचों अक्षर हैं, चाहे का हो, चाहे खा हो, चाहे गा हो, चाहे अंगा घा हो, चाहे अंगा हो, उसका उच्चारण कंठ आप बता रहे हो। और फिर यहाँ बोले नासिका चा, तो उन्होंने ये फंस रहा था कि कंठ में रखे कि नासिका में, तो उन्होंने कहा बोला कि कंठ तो होगा ही होगा, अंगा का उच्चारण स्थान कंठ तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। तो आपसे पूछेगा कि अंगा का उच्चारण स्थान है, तो एक बार आप कंठ बताएंगे, क्या बताएंगे? कंठ, क्योंकि ये का वर्ग में आ जाता है। और दूसरा नासिका बोलेंगे क्योंकि ये अलग से बताया गया है कि नासिक के वर्ण भी हैं। तो इसी तरह पूरे यहाँ चाचा चाचा यहाँ ईश्वर नाम तालु है, तो तालु तो होगा ही, साथ में क्या होगा? नासिका भी होगा, ऐसा नासिका भी। उसी प्रकार माँ गए, उसी प्रकार माँ का भी होगा, ठीक है। पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ तो होता ही है क्योंकि पावर के माँ है, और उसके साथ नासिका भी होगा। उसकी तरह ड़ा का मूर्धा और नासिका, ना का दंत और नासिका। फिर समझ लें, बोले जो पंचमाक्षर हैं अर्थात वर्गों के जो पांचवा अक्षर है उनका उच्चारण स्थान दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। एक तो अपने वर्ग के में बोले जाएंगे, जैसे का वर्ग का है तो अंगा, का वर्ग का अंगा है तो कंठ से बोला जाएगा, साथ में नासिका से बोला जाएगा। उसी प्रकार यदि चावर का इया है तो तालु से तो बोला जाएगा, साथ में नासिका से बोला जाएगा। उसके प्रकार यदि माँ है तो पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो ओष्ठ से तो बोला ही जाएगा, साथ में नासिका से भी होगा। उसी तरह अंगा से आ है कि कंठ से तो बोला जाएगा, साथ में नासिका से, क्योंकि का वर्ग में आता है तो का वर्ग कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए अंगा कंठ से तो बोला ही जाएगा, साथ में नासिका से बोला जाता है, अर्थात कंठ और नासिका दोनों से बोला जाएगा। रा का उच्चारण स्थान चूँकि टा वर्ग में है तो मूर्धा तो है ही, साथ में नासिका भी है। तो रा का उच्चारण स्थान यदि आपसे पूछे तो मूर्धा और नासिका बताएं। फिर ना, ये चूँकि ये ता वर्ग में है इसलिए इसका लेतुल सा नाम दंता सूत्र से दंत तो होगा ही, साथ में नासिका भी होगा। तो नासिका यदि आपको पूछे तो ना और दंत और नासिका बताएं। इस तरह बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर करके आगे चलिए। अब ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, आइए चलते हैं। तो आपका जो पंचमाक्षर है वो दो दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। अगला सूत्र आता है एदयतोः कंठतालु, एदयतोः कंठतालु, बोलिए एदयतोः कंठतालु, एदयतोः कंठतालु, एदयतोः कंठतालु, एदयतोः कंठतालु। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि ए, इसको तोड़ेंगे तो ए और आई, ये दो है, चलें ए और आई। यहाँ पे ए था फिर ए था, तो वहाँ पे जो है वो वृद्धि संधि हुई है, एदैत बना जो है ना, एत ऐत ऐसा था, इसको समझ लें। ये था एत और प्लस आयत था, ये था। जब इसका उच्चारण, जब इसका संधि हुआ तो वृद्धि संधि बनकर बना एदैत। ता पहले ता को दा हुआ तो फिर बना एदैत, ये ऐसा बना, वही है एदैतो। षष्ठी व्यक्ति दो वचन है, क्योंकि दो अक्षर है। एदैतो षष्ठी व्यक्ति दो वचन। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, दो उच्चारण स्थान है, कंठ है और एक तालु है, दो चीज़ें हैं। फिर समझ ले ए आई, जो मिश्रित स्वर ए आई हैं, ए ओंग अयौच, तो सॉरी यहाँ आप देखिए, तो ए आई दो अक्षर हैं जो मिश्रित स्वर हैं, ए और आई।
इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। इसको पूरा डिलीट करके तो आप समझ जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, इधर तो कंठ कालु तालु कहता है कि ए और ऐ, अर्थात चाहे ए हो चाहे ऐ हो, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है, अर्थात कंठ भी है, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ भी है और तालु भी है, अर्थात ये दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ और तालु। एक बार समझ लें क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ए दो अक्षरों से मिश्रित बना है। ए का योग हुआ है, अगर आप देखें ए का दो योग, तो आ और ई मिलकर ए बनता है कि नहीं बनता? तो आ का उच्चारण स्थान आप कंठ जानते हैं और ई का उच्चारण स्थान तालु जानते हैं, तो दोनों को योग करेंगे तो कंठ तालु होगा, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु, कंठ और तालु दोनों है। तो आपसे पूछेगा ए का उच्चारण स्थान, तो कंठ तालु बोलेंगे, आई का पूछेगा तब भी कंठ तालु बोलेंगे। तो बोलिए इदय तो हो कंठ तालु, इदय तो हो कंठ तालु। आइए अगला देखते हैं। अगला है उदौतो हो कंठोष्ठम, उदौतो हो कंठोष्ठम। यहाँ पे भी कहता है कि ओ, सॉरी देखिए ए बोले ओ और औ, ये दो चीज़ें। उदौतो कंठ ओष्ठम बोल डालता है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो। क्या हो? कंठ और ओष्ठ, दो उच्चारण स्थान। उदौतो हो कंठोष्ठम। यदि ओ पूछे अथवा औ पूछे तो आपको बताना है कि इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। क्यों ऐसा है ये समझें। इसलिए ऐसा है कि ओ को यदि देखें दो अक्षरों से मिलकर बना है, पहला आ है, दूसरा ओ है, आ और ऊ से मिलकर बना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का ओष्ठ होता है, इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। तो पूछेगा चाहे ओ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठोष्ठ बताएंगे, औ का पूछे तब भी आप कंठोष्ठ बताएंगे। आइए चलते हैं आगे, इसी बात को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पूछा वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम। बोलिए वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ये बोल रहे हैं कि वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थानों से है। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान से है। तो आपका वा का पूछेगा उच्चारण स्थान बताइए, तो आप दंत और ओष्ठ दोनों बताएंगे, दोनों बोलेंगे। तो बोलिए दंत ओष्ठ। फिर आगे अगला देते हैं, इसी सिस्टम में कंटिन्यू करते हैं। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। बोलिए जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। ये जिह्वामूल क्या है? जिह्वामूल आप इसके पहले बोलते हैं अर्धविसर्ग सदस्यों कखाभ्याम जिह्वामूल्य, ऐसा बोला। तो जो का और खा के पहले अर्धविसर्ग जैसा जो आकृति होती है, का और खा के पहले जो हर अर्धविसर्ग देखिए ऐसी आकृति होगी, आधी आकृति अर्धविसर्ग जैसे होगी, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वामूल होगा। आपको दिख भी रहा होगा ये चीज़ें कि ये है जिह्वामूल, जो इसका खा के पहले जो आधा विसर्ग है वही जिह्वामूल है। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वामूल होगा। क्या होगा? जिह्वामूल। तो आपसे पूछेगा जिह्वामूल्य मूल का उच्चारण स्थान जिह्वामूल होगा, इसको बोलेंगे नहीं। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं कि नासिका अनुस्वारस, जो नासिका अनुस्वारस जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। अनुस्वार किसे कहते हैं ये समझ लें। जो हम किसी शब्द के ऊपर जो माँ न लिखकर उसका बुंदी जो लगाते हैं वो अनुस्वार है। आपको ये दिख रहा होगा, ये जैसे हम बोलते हैं रामम, ऐसा देखें, ये देखें रामम, ये देखिए माँ के ऊपर जो बिंदी लगी, ये देखिए रामम, ये जो ऊपर बुंदी लगी यही अनुस्वार है। क्या है? यही अनुस्वार है। इसी का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। तो बोलिए नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य। नासिका का उच्चारण अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होगा। इस तरह पूरा ये एक बार देख लेते हो उच्चारण स्थान, उसके बाद यहीं हम आगे चलते हैं। बोलिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इष्टुयशानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपोत्पन्निया
पद्मनियानामोष्ठौ यमगणनानां नासिका च यदयतोः कंठतालु उदौतोः कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। ठीक है। फिर नासिकानुस्वारस्य नासिकानुस्वारस्य नासिकानुस्वारस्य, ये चीज़ें। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ खास बात ये बता रहे हैं, यहाँ पे आगे आपसे बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे कि उच्चारण स्थान, यहाँ पे देखिए उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी के सूत्रों में नहीं बताया गया है। फिर समझ लें तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाणिनि के अष्टाध्याय में किन सूत्रों को नहीं बताया गया। तो दो सूत्र ऐसे हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ नहीं बताई गई। नंबर एक है उच्चारण स्थान की संज्ञा, उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ये दो चीज़ें नहीं बताई गई। किसमें? अष्टाध्यायी में, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। ये अष्टाध्यायी में के सूत्रों में है ही नहीं। ठीक है। आप ये तो पाणिनि शिक्षा, एक पाणिनि शिक्षा नाम का ग्रंथ है जिसमें उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान की संख्या 8 प्रकार की बताई गई है, और उसी में प्रयत्न भी बताया गया। उसी में क्या बताया गया? प्रयत्न भी बताया गया। तो उच्चारण स्थान कितने हैं? तो कह रहे हैं 8। कितने हैं? 8। उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है? 8 है। ये है 8। कितने हैं? 8। अब ये 8 को, पूरे 8 उच्चारण स्थानों को ये एक कारिका बनाए हैं। कारिका में उन्होंने लिखा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। तो उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है? 8 है। फिर समझ लें 8 कौन कौन से 8 हैं ये यहाँ पे बता रहे हैं। पहला बोला अष्टौ स्थानानि वर्णानाम। ये देखिए बोले अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये बोलिए पाणिनि शिक्षा कहते रहा कारिका है। बोले अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। बोले अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, बोले वर्णानाम अष्टौ स्थानानि, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने? 8। सीधी सी बोला कि वर्णानाम, वर्णों का अष्टौ स्थानानि, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहले बोले उरा, उर होता है। फिर बोले कंठा, कंठ होता है। फिर बोले शिरस्तथा, तथा शिरस्त, शिरस्त मतलब मूर्धा। अगला बोले फिर जिह्वामूलम, जिह्वामूल होता है। चा और दंतश्च, और दंत होता है। नासिका ओष्ठौ चा, और नासिका और ओष्ठ होता है। फिर तालुचा, और तालु होता है। इस प्रकार यदि देखें तो उरा एक हुआ, सॉरी बोले उरा 1, कंठ 2, शिरस्त 3, मूर्धा अर्थात, जिह्वामूलम 4, दंत 5, नासिका 6, कंठ 7 और तालु 8। ये उच्चारण स्थान 8 हैं। इन्होंने ऐसा भी लिखा है, नीचे लिखा भी है इस बात को, नीचे इन्होंने इस बात को लिखा भी है। देखिए पहले बोले उर, क्या बोले? उर। फिर बोले कंठ, फिर बोले मूर्धा, फिर बोले जिह्वामूलम, फिर दंत, फिर नासिका, फिर ओष्ठ, फिर तालु। ये 8 उच्चारण स्थान है। तो एक बार पढ़ के ही समापन करते हैं कि उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं। तो बोलिए अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः। ये वीडियो वाकई में भले ही लंबा हो गया हो, लेकिन इस वीडियो में